हेलो एंड अगेन वेलकम यू ऑल एनपीएस क्लासेस। और आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल एजुकेशन के टॉप 35 एमसीक्यू के बारे में। ऑलरेडी मैंने चैनल पर 7 लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन के एमसीक्यूज़ के ऊपर, और ये हमारा 8वां लेक्चर होगा जिसमें हम इन्वायरमेंटल एजुकेशन के 35 एमसीक्यू आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि पर्वत शिक्षा किस स्तर पर प्रदान की जाती है? प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर या उपयुक्त सभी? अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन किस लेवल पर दी जाती है? प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल या हायर एजुकेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो अगर हम बात करें तो उपयुक्त सभी यहाँ पे ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपको इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्राइमरी लेवल पर दिया जाता है, सेकेंडरी लेवल पर दिया जाता है और हायर एजुकेशन में भी दिया जाता है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। देखो, मैं कोशिश करूँगा कि आपको हिंदी के साथ साथ थोड़ी सी इंग्लिश में भी बताते चलूँ, जिससे कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षा में निम्न विषयों की सहभागिता होती है। मतलब कि नीचे जो आपके फॉलोइंग सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, इसमें से कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं? ठीक है, पार्टिसिपेशन होता है इनका। तो पहला क्या है? सामाजिक विषय मतलब सोशल स्टडीज़। दूसरा क्या है? वैज्ञानिक विषय मतलब साइंस। एंड तीसरा भाषा और साहित्य मतलब कि लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो यहाँ पे भी आपका जो ऑप्शन डी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन मतलब आंसर होगा कि सोशल स्टडी, साइंस एंड लैंग्वेज लिटरेचर सारे के सारे जो है पर्यावरण शिक्षा में सहभागिता लेते हैं, समाहित होते हैं या फिर बोल सकते हैं पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो पर्यावरण शिक्षा में सम्मिलित है। अब देखिए, सम्मिलित की बात करें मतलब इंक्लूड। पर्यावरण शिक्षा में क्या क्या इंक्लूड है? पहला क्या है? अध्यापक शिक्षा। दूसरा क्या है? प्रौढ़ शिक्षा। तीसरा सर्व शिक्षा अभियान। और चौथा क्या है? उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का अगेन आंसर डी करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। अध्यापक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, सर्व शिक्षा, सबका यहाँ पे क्या है? सम्मिलित है। पर्यावरण शिक्षा में सभी लोग सम्मिलित हैं। अच्छा, क्वेश्चन 4 की बात करें तो कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में मनुष्य है। अब देखिए, इकोलॉजिकल सिस्टम में ह्यूमन क्या है? उपभोक्ता है, निर्माता है, विघटन करता है या फिर इनमें से कोई नहीं? मतलब कि कंज्यूमर है, ठीक है, निर्माता मीन्स फॉर्मेटर है या फिर डिकम्पोजर है या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो ह्यूमन है ना, जो मनुष्य है, वो एक अच्छा उपभोक्ता है, गुड कंज्यूमर है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें क्वेश्चन 5 की, तो क्वेश्चन 5 में एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दे रखा है। अब ये स्टेटमेंट किसका है ये आपको बताना है। स्टेटमेंट क्या है कि पर्यावरण जीव के पारिस्थितिकी कारकों का योग है। अब देखिए, ये पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है ये ब्लांस साहब ने दिया था। ठीक है, ब्लांस साहब जो है पारिस्थितिकी तंत्र के या फिर कह सकते हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन के एक विद्वान थे, जिन्होंने ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट दे रखा था। आप इसे डायरेक्ट यहाँ पे लर्न कर लेंगे, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन 6 में कह रहा है कि जैवभार किस पिरामिड तंत्र में उल्टा पिरामिड बनाता है? अब देखिए, बायोमास, जैवभार का मतलब बायोमास। बायोमास किस पिरामिड सिस्टम में उल्टा होता है? मतलब कि अपोजिट नेचर का होता है, अपोजिट उसका जो है डायग्राम होता है। जैसे मान लो ऐसे आपका ट्रेंगल ऐसे होता है, तो यहाँ पे ट्रेंगल ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है आपका? डेजर्ट है। दूसरा क्या है? फॉरेस्ट है। तीसरा क्या है? वाटर इकोलॉजिकल सिस्टम है। और चौथा क्या है? ननाब्दिज है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो रहा है वो है ऑप्शन सी, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, आप इस चीज़ को एकदम लर्न कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है यूपी पीसीएस में भी पूछ रखा है कि जैव भार किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा पिरामिड बनाता है? तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास उल्टा पिरामिड बनाता है। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण घरेलू वायु प्रदूषक कौन सी है? ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फैमिलियर एयर पॉल्यूटेंट कौन सा है यहाँ पे? CO2 है, NO2 है, SO2 है, NH3 है। ये ऑप्शंस आपके हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन 8 की बात करें तो खाद्य श्रृंखला में प्रथम आते हैं। ठीक है, जो आपका फूड चेन होता है उसमें फर्स्ट कौन आते हैं, सबसे पहले कौन आते हैं? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? पौधे। पौधे जो है वो पहले आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो स्मॉग सिटी किसे बोलते हैं, किसे कहते हैं स्मॉग सिटी? भोपाल, दिल्ली, कोलकाता, इंदौर। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कोलकाता। कोलकाता को स्मॉग सिटी भी बोलते हैं। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो रसोई गैस से कौन सी विषैली गैस निकलती है। आपका जो रसोई गैस है ना, जो खाना बनाने वाला है चूल्हा, उससे कौन सी विषैली गैस निकलती है। तो यहाँ पे पहला क्या है, मिक। मिक का मतलब होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड होता है, ठीक है। अभी फिर क्या है, CO, और फिर क्या है CH4, फिर क्या है NO2। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला है NO2, ठीक है। चलिए आगे हम क्वेश्चन 11 की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। देखो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसका करेक्ट ऑप्शन जो है फूरियर ने किया था। ग्रीन हाउस प्रभाव का सर्वप्रथम प्रयोग जो है फूरियर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ओजोन क्षरण के लिए महत्वपूर्ण रसायन है, ठीक है। ओजोन क्षरण में जो आपका ओजोन लेयर है उसके डिग्रेशन में कौन सा इम्पोर्टेंट जो है केमिकल वर्क करता है। तो देखिए ओजोन क्षरण की अगर हम बात करें तो CFC इज़ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन डिग्रेशन, ठीक है। डिग्रेडेशन मतलब क्षरण की बात कर रहा है। अब देखिए क्वेश्चन 13 कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है। ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य कारण है वो है CO2। अब देखिए होता क्या है कि CO2 का जो परसेंटेज है वो गिवन गैसेस में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, CFC में और CH2 में। और फिर यार यहाँ पर जो CO2 है वो मोस्ट रिस्पॉन्सिबल गैस फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। आपको ऑलरेडी मैंने इसके पहले लेक्चर में बता रखा है, ठीक है, तो आप इसे लर्न कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 14 ये कह रहा है कि ओजोन सांद्रण के मापन किया जाता है। ओजोन का जो सांद्रण होता है, जो डेंसिटी होती है ओजोन लेयर की, उसे किस में मेजरमेंट करते हैं, जूल में, डांसन में, या फिर न्यूटन में, या फिर नॉन ऑफ दिस में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट होगा, डांसन, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें क्वेश्चन 15 की। तो क्वेश्चन 15 ये कह रहा है कि जो भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी उसमें कौन सा गैस लीक किया था, कौन से गैस का रिसाव हुआ था। तो देखिए जो भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस है ये लीक हो गया था। और ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है ये 2 दिसंबर 1984 को हुआ था। रात में ही गैस लीक किया था, तो 2 और 3 को सम्मिलित रूप में लिखते हैं, 2 या 3 दिसंबर 1984। और इसमें इसके चपेट में लगभग 5 लाख लोग आए थे और गवर्नमेंट आंकड़े के हिसाब से 3000 लोग तो एक्सपायर मतलब डिक्लेयर्ड है कि वो मर गए थे, ठीक है। बहुत बड़ा ये जो है एक ट्रेजेडी था। चलिए क्वेश्चन 16 की बात करें तो सबसे अधिक अम्ल वर्षा कहाँ होती है। देखिए सबसे अधिक जो है एसिडिक रेन कहाँ होता है ये आपको बताना है, चाइना, भारत, जापान, स्वीडन। देखिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो स्वीडन होने वाला है। अब देखिए अगर स्वीडन के जगह जो है आपको नॉर्वे दिया होता या फिनलैंड दिया होता तो भी करेक्ट होता। देखिए होता क्या है कि अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो वर्ल्ड मैप में ब्रिटेन है, ठीक है, और इधर जो है यहाँ पे आपका जो है जर्मनी है, ठीक है, पोलैंड है। और जब वर्ल्ड मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और यहाँ पर जो है फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है, ये सब एक पास है ऊपर। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज इसको कंट्री बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे जो जर्मनी है और जो ब्रिटेन है, यहाँ पर जितने भी कारखाने हैं उनसे निकलने वाले सल्फ़र डाइऑक्साइड जब ऊपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं, ठीक है, तो वो एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो इनकी वजह से जो रेनफॉल स्वीडन में होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ऑलरेडी जो है उस मतलब वर्षा के पानी में मिल जाता है और वही जो है रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, एसिडिक रेन के लिए। तो स्वीडन भी करेक्ट ऑप्शन है। अगर नॉर्वे होता तो भी करेक्ट होता, फिनलैंड होता तो भी करेक्ट होता, क्योंकि ब्रिटेन से और जर्मनी से जो निकलने वाले कारखानों के धुएँ हैं उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से स्वीडन में, नॉर्वे में और फिनलैंड में अम्ल वर्षा होती है, एसिडिक रेन होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है आपके MPPCS में पूछ रखा है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें तो UNEP का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। UNEP का मुख्यालय कहाँ है ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा था कि UNEP का जो मुख्यालय है वो नैरोबी केन्या में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अच्छा आप मुझे UNEP का जो फुल फॉर्म है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको डिस्कस कर रखा है। आप मुझे UNEP का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताएंगे ज़रूर से,
ठीक है, देखते हैं आपका रिवीजन कैसा है, आपने इसके पहले लेक्चर्स को देखा है कि नहीं देखा है, यहाँ से आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन 18 की बात करें तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है। तो देखिए धुआं दिया हुआ है, CO2 दिया है, N2 दिया है और SO2 दिया है। तो जो यहाँ पे नाइट्रोजन है ना, जो N2 है, वो एक वायु प्रदूषक नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर में 78% जो है नाइट्रोजन है। अच्छा, इवन जब आप सांस लेते हैं, ठीक है, तो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 सारे के सारे गैसेस जो है वायुमंडल में ऑलरेडी हैं। आप सांस लेते हैं तो सभी गैस आपके अंदर जाते हैं। फिर आप जब सांस छोड़ते हैं तो जितना अमाउंट आपने ऑक्सीजन का एब्जॉर्ब किया है, जब आप जो है सांस छोड़ते हैं तो उससे कम अमाउंट में ऑक्सीजन बाहर आता है। अच्छा, अगर हम बात करें तो सांस लेने और छोड़ने के दौरान केवल नाइट्रोजन एक ऐसा गैस है जिसके अमाउंट में थोड़ा भी चेंज नहीं आता है। मतलब कि हमारा बॉडी नाइट्रोजन का 1% एब्जॉर्ब नहीं करता है। जितना हम सांस लेते टाइम नाइट्रोजन अंदर ले जाएंगे, सांस छोड़ते समय उतना ही नाइट्रोजन हम बाहर भी कर देंगे। ठीक है, नाइट्रोजन का सांस लेने में कोई भी परसेंटेज जो है हम खर्च नहीं करते हैं, यूज़ नहीं करते हैं। इवन जितना नाइट्रोजन आदमी सांस लेते टाइम अंदर लेता है उतना ही बाहर निकलता है। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है यूपी पीसीएस 2016 में पूछ रखा है। चलिए आगे हम बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन 18 का जो आंसर है वो सी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन 19 की तो यहाँ पे कह रहा है कि पर्वत शिक्षा का उद्देश्य क्या है। आपको जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन दी जाती है उसका उद्देश्य क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका एम क्या है। तो पहला क्या है, ज्ञान एवं समझ। दूसरा क्या है, जागरूकता। तीसरा क्या है, कौशल। और चौथा क्या है, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए ये सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन 20 की बात करें तो कह रहा है पारितंत्र का तत्व है। ठीक है, मतलब कि इकोलॉजिकल सिस्टम का एलिमेंट क्या है, ऊर्जा तत्व, भौतिक तत्व, जैविक तत्व या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे भी उपर्युक्त सभी का ही ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का भी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 21 ये कह रहा है कि विश्व स्तर पर पर्यावरण संदर्भ में सोच किस जगह प्रारंभ हुई। देखिए वर्ल्ड लेवल पर अगर हम बात करें तो पर्यावरण के बारे में जो सोचना स्टार्ट हुआ वो सबसे पहले स्टार्ट हुआ फिनलैंड में। ठीक है, क्योंकि फिनलैंड और डेनमार्क और स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, ये जो है एसिडिक रेन से बहुत पहले से परेशान थे। क्योंकि अगर हम बात करें तो औद्योगिक क्रांति जो है वो अबाउट 17th सेंचुरी के लास्ट में, 18 सेंचुरी जब स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में ही ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी। वहाँ पे कारखाने बहुत डेवलप हो गए थे। जर्मनी और ये सब पहले से डेवलप्ड कंट्री थे यूरोप में, तो उनके कारखानों के जो धुएँ थे वो ऑलरेडी जो है उन धुओं की वजह से, उन धुओं में जो है SO2 था, NO2 था, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो वहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड ऑलरेडी था। तो उनकी वजह से स्वीडन में और फिनलैंड में और नॉर्वे में एसिडिक रेन होता था। तो सबसे पहले जो सोच डेवलप हुई पर्यावरण के संदर्भ में वो फिनलैंड से ही डेवलप हुई। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें पर्यावरण शिक्षा से संबंधित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, तो सबसे पहला जो अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुआ था वो त्यूसली रूस में हुआ था। और ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ रखा है ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करें तो पर्यावरण शिक्षा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है। आपको गिवन ऑप्शन में बताना है कि पर्यावरण शिक्षा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा, IEEP। ठीक है, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग प्रोग्राम। ठीक है, चलिए 24 क्वेश्चन ये कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षा के घटक हैं बालक, पर्यावरण या उपर्युक्त दोनों। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, उपर्युक्त दोनों। बालक और पर्यावरण दोनों ही पर्यावरण शिक्षा के घटक हैं। ठीक है, दोनों ही इन्वायरमेंटल एजुकेशन के कंपोनेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि भारत में पर्यावरण समन्वय समिति की संस्थापना कब हुई। ये मैंने ऑलरेडी अपने MCQ लेक्चर में क्वेश्चंस को डिस्कस कर रखा है। यहाँ पे जो करेक्ट आपका आंसर होने वाला है वो है 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। अब देखिए पर्यावरण की अध्ययन जो है उसकी प्रकृति क्या है, इन्वायरमेंटल स्टडी का नेचर क्या है, एकल अनुभाषिक, द्विअनुभाषिक, बहुअनुभाषिक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है, बहुअनुभाषिक यहाँ पे इसकी प्रकृति है, इसका नेचर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि विश्व पर्यावरण सम्मेलन
जून 1972 का आयोजन कहाँ हुआ था? ये भी क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपने एमसीक्यू में करा रखा है। स्टॉकहोम इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखें। पर्यावरण शिक्षा की बहुउद्देशीय ज्ञान विधि कौन सी है? नीचे जो विधि दे रखी है इसमें से कौन सी विधि जो है पर्यावरण शिक्षा के लिए बहुउद्देशीय, मतलब कि मल्टी गोल्स कह सकते हैं, या फिर बहुउद्देशीय मीन्स जिसमें बहुत सारे उद्देश्य छुपे हों। ठीक है, कौन सी विधि है? सेमिनार विधि, सिंपोजियम विधि, या फिर क्विज प्रतियोगिता, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्विज प्रतियोगिता जो है करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें 29 की। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इवन आपके यूपी टेट सी टेट में भी क्वेश्चन पूछ रखा है, और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। तो वनस्पतियों के सड़ने से जो गैस निकलती है वो होती है मीथेन, जिसे CH4 बोला जाता है। ठीक है, CH4 का मतलब होता है मीथेन, ये उसका केमिकल फार्मूला है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, 30वां क्वेश्चन है आपका कि सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है। अब देखिए सूर्य के प्रकाश जो होता है उसमें 7 रंग होते हैं विबग्योर। ठीक है, उसमें से कौन सा जो रंग है वो प्रकाश संश्लेषण की सहायक होता है, मतलब हेल्पिंग होता है। ब्लू कलर का, फिर रेड कलर का, या फिर ब्लू रेड दोनों, या फिर ग्रीन और रेड। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ब्लू एंड रेड बोथ। ठीक है, ब्लू कलर और रेड कलर दोनों की जो वेवलेंथ होती है वो फोटोसिंथेसिस के लिए अप्रोप्रिएट होती है, और ये दोनों हेल्पफुल कलर होते हैं। हेल्पफुल कलर के जो है ये लाइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो कह रहा है कि जल, थल तथा वायु का वह क्षेत्र जहाँ जीवन फलता फूलता है, जहाँ हम लोग रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं, भूमंडल बोलते हैं, जलमंडल बोलते हैं, या फिर जैवमंडल बोलते हैं? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है जैवमंडल। ठीक है, चलिए 32 की बात करें तो वह परत जो जेट विमानों के उड़ान के लिए उत्तम जगह मानी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? अब देखो अगर जेट विमान की बात करें ना, ठीक है, तो जेट विमान की बात करें तो एक होता है पैसेंजर विमान, ठीक है, और एक होता है जेट विमान। थोड़ा सा मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, एक जो है फिगर जो है एक है हमारे पास। तो अगर हम यहाँ बात करें, देखो सबसे पहले सबसे लास्ट में क्या आता है? एक्सोस्फीयर आता है। ठीक है, जिसमें आपका सैटेलाइट है, ठीक है, और स्पेस क्राफ्ट है। फिर क्या आता है? थर्मोस्फीयर आता है, और थर्मोस्फीयर का टेम्परेचर जो है बड़ा कम तक जाता है। ठीक है, मतलब -86 डिग्री से लेके और 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर रहता है। अब आगे जाइए, देखिए मेसोस्फीयर होता है जिसका टेम्परेचर जो है -2 से -86 तक होता है। फिर आता है स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, और फिर आता है क्या? ट्रोपोस्फीयर। तो अब एक चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं, जो पैसेंजर प्लेन है ना, तो पैसेंजर प्लेन क्या है? ट्रोपोस्फीयर में है, और कह रहा है क्या यहाँ पे? जेट प्लेन। और जो जेट प्लेन होता है वो होता है स्ट्रेटोस्फीयर में। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है, जेट प्लेन स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर मिलने वाला है वो कौन सा है? स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वायुमंडल की सर्वाधिक शीतल परत जिसका न्यूनतम तापमान -95 डिग्री है के विस्तार में रहता है, क्या नाम है? अभी देखिए मेसोस्फीयर जो है, अभी मैंने आपको दिखाया था मेसोस्फीयर करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जल का कितने % जो भाग है वो ताज़े जल का है? तो देखो केवल 2.7% जो है, जो पृथ्वी पर जितना भी जल उपस्थित है, कहते हैं ना कि मतलब 3 भाग तो पानी ही पानी है, बस 1 भाग जो है पृथ्वी है। तो उस 3 भाग पानी में 75% जो वाटर है उसमें केवल 2.7% ताज़ा पानी है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा कि बायोगैस में निम्न में से कौन सी गैस सम्मिलित होती है? मीथेन, इथेन, CH4 एंड CO2, CH4 एंड SO2। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है CH4 एंड CO2। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ कि टोटल मैंने 35 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे।
इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे और मैं फिर से अगेन आपको 35 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा MCQ लेक्चर 9 में। तब तक जो है आप इसके पहले की वीडियो देख लीजिए और इस वीडियो को देख लीजिए। पॉसिबल हो तो आप नोट्स बनाते चलिए, अदरवाइज़ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैं सारा PDF जो है कंबाइन करके और एक ही बार आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इस महीने का लास्ट तक सारे PDF आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, टेक केयर, बाय।